देखिए, हमने भारत काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ लिया है डिटेल में। हमें पता है इसमें क्या क्या हुआ है, और इस एक्ट में हमें ये मोटे तौर पे मालूम चल गया था कि अंग्रेज भारत को, भारतीयों को अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं या खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति हो चुकी है और अंग्रेज अब पंगा लेना नहीं चाहते हमसे कि हमको नाराज करे और फिर से कोई क्रांति हो। लेकिन ये जो खुश होने वाली जो प्रोसेस है, खुश करने वाली जो प्रोसेस है, इसमें आप देखेंगे इन्होंने सबको खुश किया सिवाय एक को। इसको खुश नहीं किया। किसको नहीं किया? किसान को। किसान को खुश नहीं किया। इसका क्या मतलब है? क्योंकि किसान किस लिए परेशान था? जो आपने लैंड रिफॉर्म्स किए थे, आपने रैयतवाड़ी, महालवाड़ी सब लगा दिया था, परमानेंट सेटलमेंट लगा दिया था, वो आपने हटाए नहीं। आपने उनके जो टैक्स के रेट थे वो कम किए नहीं, टैक्स में कोई छूट दी नहीं। किसान अभी भी सेठ साहूकारों के पास जा रहा है, परेशान हो रहा है, उससे अभी भी लगान ले रहा है, तो किसान अभी भी क्या है? परेशान है। और उस समय का जो हमारा समाज था ना, उसमें किसान सबसे मेन कड़ी थी। किसान सबसे मेन कड़ी थी। और यहाँ तक कि आजादी के बाद तक हमारी इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी। हमारे देश में कृषि प्रधान देश था, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जब कृषक या कृषि ही दिक्कत में होगी, तो ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद कोई रिवोल्ट नहीं होंगे। इसके बाद जो रिवोल्ट होंगे या इसके बाद जो विद्रोह होंगे वो चलते रहेंगे। और इसके बाद जो विद्रोह होंगे मोस्टली दो प्रकार के होंगे। एक जो विद्रोह होंगे जिन्हें हम कहेंगे कृषक विद्रोह, मतलब 1857 क्रांति के बाद भी विद्रोह होते रहेंगे, कृषक विद्रोह होंगे। और कृषक विद्रोह को कहीं कहीं हम सामाजिक विद्रोह भी कह देते हैं, सामाजिक या सोशल विद्रोह। क्योंकि किसान कहाँ से आता है? समाज से आता है। अगर किसान नाराज है तो फिर समाज नाराज होगा, तो इसको हम सामाजिक विद्रोह भी कहीं कहीं कह देंगे। और दूसरा जो विद्रोह होगा, इसे या विद्रोह या जो एक्टिविटीज होंगी, इनको हम कहेंगे क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, इनको विद्रोह तो नहीं कहेंगे, इनको गतिविधियां कहेंगे, एक्टिविटीज कहेंगे। तो ये कब तक चलेंगी? ये किसान आंदोलन और क्रांतिकारी जो आंदोलन है ना, या गतिविधियां हैं, ये आजादी तक चलेंगे, 1947 तक चलेंगे। मतलब अगले 90 साल हमें दो प्रकार के विद्रोह के बारे में हम सुनते आएंगे। एक मोटे तौर पे होगा कृषक के रूप में, यानी किसान कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। इसी कृषक विद्रोह को कहीं कहीं सामाजिक विद्रोह कह देंगे और कहीं कहीं हम धार्मिक विद्रोह भी कह देंगे। लेकिन अगर अंदर घुस के देखोगे तो आपको पता चलेगा अल्टीमेटली किसान ही परेशान है। मेन परेशानी तो किसान की है, यानी टैक्स की है। उसके बाद सब कुछ एड ऑन होने लगा, थोड़ी धर्म की कुछ बातें आ गई, थोड़ी समाज की कुछ बातें आ गई। तो मोटे तौर पे आपको ये वाले विद्रोह मिलते रहेंगे और क्रांतिकारी एक्टिविटीज मिलती रहेंगी। अभी तक हमारे देश में क्रांतिकारी एक्टिविटीज नहीं होंगी, हो रही थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद से हमारे देश में क्रांतिकारी एक्टिविटीज होंगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि अब अंग्रेजों को हरा सकते हैं और अंग्रेज हार सकते हैं, अंग्रेजों को हम पीट सकते हैं, अंग्रेजों को हम भगा सकते हैं। तो ये जो लोग होंगे क्रांतिकारी एक्टिविटीज वाले, ये पावर का उपयोग करेंगे, यानी ताकत के उपयोग से चाहेंगे कि किसको भगा दिया जाए? अंग्रेजों को। ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट लोग। इन्हीं को हम कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट लोग, क्रांतिकारी लोग, उग्रवादी लोग। कहीं कहीं इनका शब्द आएगा उग्रवादी। ठीक है। वैसे उग्रवादी अब शब्द गलत है, कि उग्रवादी हम आज के समय किसी और लोग को कहते हैं, लेकिन क्रांतिकारी या एक्सट्रीमिस्ट लोग कहें, इनका मेन क्या है? ताकत के बल पे अंग्रेजों को भगा दो। और इनके जो उलट होंगे, इनके जो उलट होंगे उनको कहेंगे मॉडरेट्स लोग, मॉडरेट्स या नरमपंथी लोग, जो प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, कुछ लेटर देंगे, धरना करेंगे, ये सब। तो इसके जो उलट होंगे वो मॉडरेट्स लोग होंगे। तो अभी तक ये दिमाग में रखिएगा कि क्रांतिकारी गतिविधियां भी होती रहेंगी, आंदोलन भी होते रहेंगे, और ये तब तक चलेंगे जब तक आजाद नहीं हो जाएगा देश। और आजादी के बाद भी सब हो रहे हैं। क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब नहीं हो रही। अब जो भी क्रांतिकारी बनता है उसको हम टेररिस्ट बोल देते हैं, या नक्सली बोल देते हैं, माओवादी बोल देते हैं। और जो किसान आंदोलन तो हो भी रहे हैं, 2021 में भी हो रहे हैं। आपने देखा है पिछले एक साल से दिल्ली को घेर के बैठे किसान। तो यहाँ तक की बात क्लियर है आप लोगों को? बता दीजिए। जी सर। अब ये जो क्रांतिकारी लोग हैं, इन लोगों का तो अब ये लोग अपने अलग संगठन बना के अपना काम करेंगे। क्योंकि इनका जो वो है, तरीका है, वो क्या है? पावर से, हम पावर से देश को आजाद करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, या धर्मावलंबी लोग हैं, या सोशल रिफॉर्म्स वाले लोग हैं, इन लोगों की बात उठाने के लिए कई सारे संगठन बन जाएंगे। इन लोगों की बात उठाने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बन जाएंगे। और ये जो संगठन बनेंगे, ये ये लोकल लेवल पे एक्टिव रहेंगे। लोकल लेवल पे, लोकल लेवल मतलब क्या? जैसे मद्रास एसोसिएशन बना तो मद्रास वाले एरिया में रहेगा, बॉम्बे एसोसिएशन बना तो बॉम्बे वाले एरिया में रहेगा,
पूना सार्वजनिक सभा बनी तो पूना वाले एरिया में रहेगी। मतलब इन सब की बात उठाने के लिए पॉलिटिकल एक्टिव मतलब राजनीतिक संगठन बनेंगे, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद हमने देखा है कि अंग्रेजी शासन आ चुका है और वो भारतीयों को खुश करने के लिए हर तरह का काम कर रहा है। तो जो लोग पढ़ लिख लिए हैं 1833 से लेकर अभी तक, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, अच्छे जगह पहुंच गए हैं, उन लोगों ने अपने अपने संगठन बनाए। और उन ये जो संगठन था शुरुआत में, इसका जो वो था प्रारूप था, वो क्या था, लोकल लेवल का था। ये छोटे छोटे मसले में भिड़े रहते थे कि भैया किसानों की समस्या है, धर्म से लोग कोई समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे गाय दूध नहीं दे रही, लोकल लेवल पर अटके हुए थे। मतलब जिन संगठनों का नाम आप न्यूसेंट में पढ़ रहे होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, ये सब संगठन सिर्फ लोकल लेवल पे सीमित थे और लोकल लेवल की बात करते थे। मतलब इन संगठनों में अभाव था। कैसा अभाव था? राष्ट्रीय लेवल का अभाव था। मतलब ऐसा कोई संगठन नहीं बना था जो देश के लेवल पे बात करे। अभाव था यानी लैकिंग थी। ऐसा कोई संगठन नहीं बना था जो देश के लेवल पे बात करे, पूरे देश को एक समझे, उसकी बहुत सारी शाखाएं हो, पूरे देश की बात वो करे। वो छोटी छोटी बात ना करे कि हैदराबाद का किसान परेशान है कि तमिलनाडु का परेशान है। वो पूरे देश की बात करे, पूरे देश का किसान परेशान है, पूरे देश के सामाजिक ढांचे का ताना बाना बिगाड़ रहे हुआ, पूरे देश की बात करे। तो हमारे पास संगठन बहुत सारे बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, लेकिन वो सारे संगठन कैसे थे? लोकल लेवल के थे। और इसी कमी को दूर करने के लिए एक ऐसा संगठन बनेगा जो कि राष्ट्रीय लेवल का होगा। अब ये तो हुई भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में बात कि भैया भारतीय परेशान है, अंग्रेजों ने सबको खुश नहीं किया, तो जो लोग दुखी थे वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं लोगों की सहायता कुछ संगठन कर रहे थे। और वो जो संगठन थे उनका भी जो प्रारूप था, उनका भी जो लेवल था वो लोकल लेवल ही था, यानी अपने अपने एरिया पे सेटल थे। जैसे आज आज होती है क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। जैसे हम बात करें समाजवादी पार्टी यूपी में मिलती है, एमपी में नहीं मिलती, क्योंकि ये लोकल लेवल पार्टी है, स्टेट पार्टी है। लेकिन हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो नेशनल लेवल की पार्टी। वैसे उस समय के संगठन भी थे, लोकल लेवल पे सीमित थे, अपने अपने स्टेट में सीमित थे, अपना अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम अभाव क्या देख रहे हैं? कोई नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनल संगठन का अभाव देख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना तो बढ़ी गई थी। इतनी बड़ी क्रांति हुई, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों को सरेआम मार दिया गया, टोपों से उड़ा दिया गया। तो देश के अंदर राष्ट्रवाद तो बाल में था। हर कोई चाहता था ये अंग्रेजों को फेंको यहाँ से। एक नारा चला था, फिरंगी को मारो। फिरंगी मतलब जो बाहर से आया है, फिरंगी को मारो, है ना। तो ये तो सबके अंदर भाव था कि हमें अपने देश से इन लोगों को बाहर निकालना है, गोरे लोगों को बाहर निकालना है। लेकिन उनकी आवाज कौन बनेगा? ये जो क्रांतिकारी लोग थे, ये लोग तो अभी शुरुआती हुए, धीमे धीमे कुछ कांड करेंगे, लेकिन बाद में इनका दौर आएगा 40 साल बाद, जब भगत सिंह लोग आएंगे। तो अभी क्रांतिकारियों को दम से तो हम देश आजाद कर नहीं सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि पॉलिटिकल अगर संगठन बना ले, उससे देश आजाद कर ले। लेकिन हमने ये देखा कि जो भी संगठन बने हुए वो लोकल लेवल पे थे, कोई देश की बात कर ही नहीं रहा था, सब अपनी अपनी लोकल लेवल की बात कर रहे थे। तो ये हमें अभाव दिखा कि कोई राष्ट्रीय लेवल पे कोई संगठन नहीं। दूसरा, अंग्रेजों को ये लग रहा था कि भैया, यानी ब्रिटिश को ये लग रहा था, जो भारत में ब्रिटिश इंडिया था, उसको ये लग रहा था कि ये क्रांति हमारे ऊपर हो चुकी है, हमको इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा, बहुत परेशान किया हमको, और हम नहीं चाहते दूसरी क्रांति हो। तो ब्रिटिश नहीं चाहते थे दूसरी क्रांति हो। तो ब्रिटिश ने सोचा कि एक आम भारतीय और हमारे बीच में कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो इन्होंने एक तरह से बीच में एक ऐसे संगठन का गठन किया जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इंडियन यानी भारतीयों और ब्रिटिश के बीच में रहे। यानी भारतीयों को अगर लड़ना हो तो पहले आइए इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी बात इनको बताएगी। इसे कहते हैं बफर स्टेट। और ये बफर स्टेट की थ्योरी हमने पढ़ ली है कब से? वॉरेन हेस्टिंग के समय से हमने देख ली है कि एक बफर स्टेट बनाया जाता था। उस समय फ्रांस का डर था, नेपोलियन का डर था, तो महाराजा रणजीत सिंह को बफर स्टेट बना दिया गया, या अवध को बना दिया गया मराठाओं को डर से। तो इन्होंने भी सोचा कि यार भारतीय और हमारे बीच में कोई एक ऐसा होना चाहिए जो बीच में शॉक एब्जॉर्बर रहे। मतलब अगर भारतीयों से गुस्सा उठे तो आईएनसी झेल ले, और हमारी बात भी अगर कुछ कहनी हो तो हम सीधे भारतीयों को ना कहें, आईएनसी को कहें। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है कि एक ऐसा संगठन का अभाव तो था, लेकिन भारतीयों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऐसा संगठन बना सके। और अंग्रेजों ने इसमें अपनी आपदा में अवसर देखा। उन्होंने बोला यार कि ये जो कृषक आंदोलन है ये बहुत तेजी से फिर से बढ़ गए थे, और इसमें सबसे जो खतरनाक था वो था जिसे हम कहते हैं दक्कन में एक आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन 1875 में हुआ था और उसने बिल्कुल जड़ें हिला दी थी। महाराष्ट्र में हुआ था वो, पुणे में। तो अंग्रेजों को डर फिर से लगने लगा था कि यार फिर से कहीं ना कहीं आंदोलन तो छोटे छोटे हो ही रहे, कल को फिर से क्रांति ना हो जाए। और इस बार जो क्रांति होगी वो किसान करेगा, कृषक करेगा। सैनिक तो करके निकल लिए, अब करेगा किसान, क्योंकि हम किसानों को लूट रहे हैं अभी भी। तो इन्होंने एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में, या जिसे हम कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के रूप में, आप लोगों ने कुकर देखा होगा। कुकर के ऊपर एक क्या लगा रहता है? सीटी लगी रहती है। ये सीटी क्यों लगी रहती है? कि जब इसमें ज्यादा प्रेशर हो जाए तो ये उठ जाए और प्रेशर बाहर निकल जाए। तो जब अंग्रेज तो प्रेशर लगा ही रहे थे, देश को बर्बाद कर ही रहे थे, देश के लोगों को दबा रहे थे, और जब वो ज्यादा गुस्सा हो जाए भारतीय,
तो इनका गुस्सा निकालने वाली जो सीटी रहेगी उसका नाम रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस थ्योरी को कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। और ये गुस्सा क्यों था, हमेशा ध्यान रखना कि अंग्रेजों को डर था कहीं फिर से ना क्रांति हो जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने कृषक लोगों को या किसान लोगों को खुश नहीं किया था। इन लोगों ने एजुकेशन में अच्छे काम कर दिए, यूनिवर्सिटी बना दी, हाई कोर्ट्स बना दिए, नगर निगम बना दिए, मतलब बड़े बड़े शहरों के हिसाब से इन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन देश किससे चल रहा था, किसान से चल रहा था। देश किससे चल रहा था, समाज से चल रहा था। इन्होंने सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे तो पहले ही मना कर दिया था कि हम धर्म के स्तर में कुछ घुसेंगे ही नहीं क्रांति के बाद। और किसान को भी इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दी। तो इनको डर था कोई ना कोई आंदोलन होगा। और किसान ने क्रांतियों में भी साथ दिया था, 1857 की क्रांति में किसान ने साथ दिया ही था। इनको डर था किसान फिर से अगर भड़क गया ना, पूरे देश का किसान भड़क गया तो हमको फिर पीटेंगे, इस बार तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इन्होंने एक सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत एक ऐसे संगठन को बनाया। और इस संगठन के बारे में इन्होंने क्या बातें बोली, इन्होंने बोला कि ये जो संगठन हम बना रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपके लिए है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है जो राष्ट्रीय लेवल का हो। अभाव है ना, इस चीज का लैकिंग है, कोई ऐसा संगठन नहीं है तो पूरे देश की बात करे। और तो हम एक संगठन बना देते हैं। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को लॉलीपॉप देने के लिए कहा कि आपके पास कोई नेशनल लेवल का संगठन नहीं है, तो हम एक संगठन बना देते हैं। और भारतीयों को भी ये लगा चलो हमारी बात अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से कहेंगे तो ब्रिटिशर्स को सुनाई पड़ेगी, ब्रिटिशर्स उस बात को मानेंगे और शायद किसानों को आज नहीं कल भला कर देंगे। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के बाद तक किसानों का जो इशू था ना वो बरकरार रहा है, और आज 2021 में भी हम देख रहे हैं किसान ही परेशान है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो ब्रीफिंग है वो क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, इसी बीच में कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं कि प्रार्थना समाज सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहा है, गांधी जी पैदा हो रहे हैं 1869 में, लाला लाजपत राय पैदा हो रहे हैं। इसी बीच में 1875 में जिसे हम कहते हैं आर्य समाज को बनाया जा रहा है, 1875 में मेयो कॉलेज को बनाया जा रहा है। तो ये जो स्टैटिक चीज है वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1885 में, 1885 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब की गई 1885 में, उस समय जो व्यक्ति था उसका नाम था डफरिन। और डफरिन जो था, देखिए डफरिन से पहले जो व्यक्ति आया था इसका नाम था मेयो। और मेयो के जो मेयो था इसकी हत्या कर दी गई थी। ये देश का वाइस राय था, उसकी हत्या कहाँ कर दी गई थी, अंडमान और निकोबार में गया था ये। वहां पे एक जेल है जिसको कहते हैं सेलुलर जेल, सेलुलर जेल, जिसे हम मोटे तौर पे कहते हैं काला पानी की सजा। तो वहां पे मेयो गया था दौरे पे, और वहां पे एक व्यक्ति था शेर अफगान नाम का, उसने इसको चाकू मार के मार डाला, देश के वाइस राय को मार डाला। मेयो इकलौता पहला और आखिरी वाइस राय है जो जिसकी हत्या कर दी गई भारत में। तो ये अपने स्तर पे सब डर गए थे कि भारतीयों को कोई भरोसा नहीं है, मार दी भाई, वाइस राय को मार दिया है। तो डफरिन के दिमाग में पहले से था, और इसको ऊपर से आदेश भी थे कि भैया कुछ ऐसा करो कि सीधे हम पे अटैक ना हो, यार मेयो को मार दिया गया। तो डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को बुलाया, ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, नाम से लग रहा है अंग्रेज आदमी था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज से रिटायर हुआ था। इसको बुलाया कि भैया तुम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब जो पढ़े लिखे हैं, कौन सी पढ़ाई की इन्होंने, इन्होंने कौन सी पढ़ाई की है, आ गई मेरी स्क्रीन, इन्होंने कौन सी पढ़ाई की है, अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है। ऐसे लोगों को इकट्ठा करो ए.यू. और एक संगठन बनाओ, और उस संगठन का नाम रखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। असल में जो सी फॉर कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब होता है समूह या ग्रुप। ठीक है, अमेरिका में आप जाएंगे तो वहां पे एक सदन का नाम ही कांग्रेस है। इंडियन मतलब भारतीयों के लिए, नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पे, कांग्रेस मतलब उनका समूह, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये तुम बनाओ। तो ए ह्यूम ने क्या किया, भारत के उस समय के जो पढ़े लिखे लोग थे, उस समय जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो, उसके लिए सबसे अच्छी पढ़ाई क्या होती है, वकालत करना, वकील बन जाते थे वो। तो ए ह्यूम ने मोटे तौर पे सारे वकीलों को बुलावा भेजा, जो बड़े बड़े वकील थे, और ये सारे वकीलों को बोला यार साहब अपन मिलते हैं पुणे में, और पुणे में मिलकर बात करेंगे और एक संगठन बनाएंगे। तो शुरुआत में मिलना कहाँ था, पुणे में, लेकिन पुणे में क्या फैला हुआ था, कॉलरा फैला हुआ था। तो एंड टाइम पे इसको चेंज करके कहाँ मिलवाया गया, बॉम्बे में। तो बॉम्बे में 1885 में पहली बैठक होती है, 72 लोग आते हैं, मोटे तौर पे सब वकील रहते हैं, और मोटे तौर पे सब बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के बड़े बड़े वकील होते हैं, सब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए। उस समय वकालत का कोई कॉलेज नहीं था भारत में, ये सब वकील कहाँ बने थे, जाकर ब्रिटेन में बने थे। तो मोटे तौर पे ये सब लोग देखने में भूरे रंग के थे, देखने में भारतीय थे, दिमाग सब अंग्रेज थे। तो ए ह्यूम जो रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था,
अंग्रेज था, इसने एक संस्था बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1885 में संस्था का गठन हुआ। और इसकी पहले बैठक कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। होनी कहाँ थी? पुणे में। एंड टाइम पे चेंज किया गया बॉम्बे, क्योंकि पुणे में क्या फैला हुआ था? कॉलरा या बीमारी फैली हुई थी। यहाँ तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, इसमें ये कहा गया था कि साल के आखिरी 3 दिन, यानी 29, 30, 31 दिसंबर को हम साल के आखिरी 3 दिन एक शहर में मिला करेंगे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। साल के आखिरी 3 दिन मिला करेंगे और हम इस मीटिंग में कुछ एजेंडा तय करेंगे। एजेंडा मतलब कि कुछ हमारे टॉपिक्स रहेंगे। मान लीजिए एजेंडा तय किया कि अगले साल हम शिक्षा पे काम करेंगे, अगले साल हमें सफाई में ध्यान देना है, तो कुछ एजेंडा इन्होंने तय कर दिया और पूरे साल उसी में काम करते थे। तो पहली जो बैठक हुई थी 1885 वाली, इस बैठक में इन लोगों ने कुछ एजेंडा तय किए थे और 10 रिकमेंडेशंस, 10 सुझाव दिए थे। 10 सुझाव किसको भेजे थे? झा होगा, झा। 10 सुझाव किसको भेज दिए? डफरिन को। और इस सुझाव में ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चाहती है कि आप जो फालतू खर्च कर रहे हैं देश में अपने ऐशो आराम में, यानी अंग्रेजों के ऐशो आराम में, वो बंद करिए। आर्मी का खर्चा कम करिए और हमारे सिविक सोसाइटी में काम करिए। इंडियंस के लिए जो टैक्स है कृषक का, वो कम करिए। तो 10 सुझाव दिए इसको। और जब डफरिन के पास ये सुझाव पहुंचे तो डफरिन बौखला गया। डफरिन का दिमाग खराब हो गया। बोला, क्योंकि एक्चुअल में आप देखो, जो डफरिन ने ए ह्यूम से कहा था कि भैया एक ऐसी कुछ बनाओ जो सेफ्टी वॉल्व का काम करे, और ये सिर्फ भारतीयों को दिखाने के लिए हो, कि भारतीयों को लगे कि यार हमारे पास कोई ऐसी संस्था है जो हमारे लिए लड़ रही है, तो वो अपने आम काम में वापस लग जाए और इसी उम्मीद में रहे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो हमारे लिए लड़ रही है। लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी पहली बैठक में 10 सुझाव इनको भेज दिए तो डफरिन का दिमाग खराब हो गया। उसने बोला कि भाई ये होती कौन है मुझको सुझाव देने वाली? क्योंकि कांग्रेस तो बनी थी, कांग्रेस के लोगों में ये भाव था कि हम देश का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने देश के हित की बात डफरिन को भेज दी। तो डफरिन में गुस्से में बोला कि एक तो तुम लोग कितने लोगों को? सिर्फ 72 लोगों। दूसरा, तुम लोग पूरे देश से तो आए नहीं हो, तुम लोग बड़े बड़े अमीर अमीर वकील हो और आए हो सिर्फ बॉम्बे और बंगाल से। तो डफरिन ने बोला था कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी क्यों कहा था? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सुझाव भेज दिए डफरिन को कि भाई कांग्रेस चाहती है कि ब्रिटेन की सरकार यहाँ पे ये करे। तो डफरिन ने गुस्सा के बोला, एक तो तुम 72 लोग हो ही, पूरे देश से तुम आते नहीं हो, और तुम बहुमत में कहा हो, तुम तो बहुत छोटे से लोग हो, तुम तो अल्पसंख्यक हो। और माइक्रोस्कोपिक मतलब तुम ऐसे हो, तुम्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। मतलब बेइज्जती करी इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब क्यों करी ये आपको समझ में आ गया। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, किसके लिए कहा था और क्यों कहा था? ये बात क्लियर है सभी को? रिप्लाई कर दीजिए। Yes, Yes, sir. sir. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनती है। हर साल इसकी सम्मेलन होगा। कब होगा? आखिरी 3 दिन। ठीक है। अगले 20 साल, ये जो 20 साल है, इस 20 साल में मैंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस में मोटे तौर पे कौन लोग हैं? वकील लोग हैं। और ये जो वकील लोग हैं ये बड़े अमीर लोग हैं। और जब अमीर लोग हैं तो इनकी उम्र भी ज्यादा होगी, यानी उम्र दराज लोग हैं। और जब जो ज्यादा पढ़ लेता है, ज्यादा पैसे वाला होता है, वो लड़ाई झगड़े बिलीव नहीं करता। तो इन लोगों को हम कहते हैं नरमवादी, या इनको कह रहे हैं मॉडरेट्स। तो ये जो मॉडरेट्स लोग थे, ये क्या कहते थे? इनकी जो भी बातें होती थी ब्रिटिश से, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो भी बातें थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही है, जो भी बातें होती थी वो प्यार से कहा करते थे। तो इनका कुछ कॉन्सेप्ट था कि भाई ये प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट मतलब हड़ताल करना या पेटिशन देना। पेटिशन मतलब कि भैया ये हमारा पत्र है, इसको स्वीकार करिए, इस पत्र के हिसाब से आप काम करिए। या प्रेयर करना। प्रेयर मतलब याचना करना कि हम चाहते हैं, कृपया ये काम कर दीजिए। ठीक है। तो इसे एक कहीं कहीं आता है कि इनका एक फॉर्मूला था पीपीपी। तो पीपीपी किसका था? नरम दल का था या नरमवादियों का। तो इसमें पी में क्या था? प्रोटेस्ट करना। मतलब हम आंदोलन, मतलब ऐसा कि मुंह में पट्टी बांध के आंदोलन कर रहे हैं कि आप हमारे लिए काम नहीं करते हैं। पेटिशन मतलब चिट्ठी पत्री लिख के दे रहे हैं कि भैया आप हमारा कुछ काम कर दीजिए, देश के हित में ये काम जरूरी है। और प्रेयर मतलब हम आपसे याचना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप ये काम करिए।
तो पिछले अगले 20 साल जो रहेगा ना, ये नरमवादी फेस रहेगा, या इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये नरमवादी युग रहेगा। और इसमें मोटे तौर पे वकील लोग हैं, अमीर लोग हैं, उम्र ज्यादा है, और इन्हीं नरमवादी दौर में अगर आप पूछ, ये जो नरमवादी लोग थे, अब इन लोग में देखिए क्या कर रहे हैं। देश की इनसे उम्मीदें हैं, 20 साल हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये कुछ खास काम तो कर नहीं पा रहे। बस एक खास काम क्या हुआ था, ये आपको जानना जरूरी है। इसी बीच में एक एक्ट आया था, इसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आपको 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट याद है? क्या क्या बातें थी आपको पता है? मैंने उसमें बताया था कि एडिशनल मेंबर्स नाम से एक नई लोगों को जोड़ा गया था, और वॉइस राय कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 लोगों को एडिशनल मेंबर्स के रूप में नियुक्त कर सकता है। और उसमें भी 2 कैटेगरी थी, एक ऑफिशियल मेंबर्स की कैटेगरी थी, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कैटेगरी थी। ये आप लोगों को याद होगा, कल की क्लास में मैंने बताया। तो ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं, एडिशनल जो मेंबर्स हैं, इनकी संख्या इसने बढ़ा दी, 10 से 16 कर दी, 10 से 16 कर दी। हमने 1861 वाले में क्या देखा था, कम से कम 6 से 10 था, कम से कम 6 अधिक से अधिक 10। यहाँ पे देखिए इनकी संख्या बढ़ाई गई, कम से कम 10 अधिक से अधिक 16। 1892 के एक्ट में इन लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि यार ये एडिशनल मेंबर्स हैं, इनमें संख्या तो बढ़ाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ज्यादा भारतीय घुसेंगे यहाँ पे। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1861 से लेकर 1892 तक लगभग 45 भारतीयों को मौका मिला था एडिशनल मेंबर्स में, वो भी किस कैटेगरी में, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कैटेगरी में। तो इस एक्ट में एक बड़ा बदलाव हुआ था कि एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी। और दूसरा इसमें ये बदलाव हुआ था कि जो एडिशनल मेंबर्स है, मैंने बोला था 1861 वाले काउंसिल एक्ट में कि इनके पास कोई पावर नहीं है, चुपचाप आओ, चाय नाश्ता करके घर जाओ, ना कुछ बोलना है ना कुछ कहना है। लेकिन इस 1892 वाले एक्ट में इनको ये अधिकार मिल गया था कि बजट पर चर्चा कर सकते हैं, चर्चा सिर्फ बात कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, बजट पर चर्चा करने की राय रखने का इनको अधिकार मिला था। किसको? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में मोटे तौर पे कौन आ रहे थे? भारतीय आ रहे थे। तो 1892 का जो एक्ट था ना, इसमें मोटे तौर पर एडिशनल मेंबर्स की संख्या को बढ़ोतरी की गई। कम से कम 10 लोगों की नियुक्ति करेगा वाइसरॉय, अधिक से अधिक 16 लोगों की। उन सबकी नियुक्ति का जो टेन्योर है वो 2 साल का है। मतलब जो भी एडिशनल मेंबर्स बनता है वो 2 साल के लिए आता था। और हमने बात की थी कि 1861 में जो एडिशनल मेंबर्स आए थे, उसमें से पहली बार में 3 भारतीय चुने गए थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और दिनकर राव, जो कि ग्वालियर के दीवान थे। तो वो सब लोग कितने कितने साल के लिए आते होंगे? 2 साल के लिए। तो यहाँ पे 2 चीज बस याद रखो, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके बीच में कोई कोई कानून नहीं आया, सीधे इसके पहले 1861 में आया था, फिर 1892 में आया है। और इसमें 2 बड़ी बातें हो गई कि इनको चर्चा करने का अधिकार मिल गया, सिर्फ चर्चा करने का, वोट वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है, सिर्फ चर्चा कर सकते हो, मुंह खोलने का अधिकार मिला है। दूसरा, इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कह रही थी, देखिए हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि है। इंडियन नेशनल कांग्रेस खूब ढिंढोरा पीट रही थी कि हमारी वजह से ही एडिशनल मेंबर्स की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, हमारी वजह से ही चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, 7 साल बाद ये एक्ट आ गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने शुरुआती अचीवमेंट्स में एक जोड़ देती कि देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट में हमने इतना बड़ा काम किया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में जो भी चेंजेस हुए, उसमें मोटे तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही योगदान रहा है। या ये कह लो अंग्रेज ने जानबूझ के संख्या बढ़ा दी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये जो एडिशनल मेंबर्स में कोई आ रहा है, तो ये वही लोग आ रहे हैं जो अंग्रेजों के वफादार है, कोई आम आदमी उठ के नहीं आ रहा है। मंगल पांडे के पापा या उसका बेटा नहीं आ सकता यहाँ पे। ये वही लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो कि अंग्रेजों के वफादार रहे हैं, या बड़े घराने से रहे हैं, या राजा महाराजा के नाती पोते हैं, बच्चे हैं, या फिर वकील वकील हैं, या ब्रिटेन से पढ़ाई करके आए हैं। तो अब इनकी संख्या बढ़ाने से भी क्या होगा? लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती सफलतम जो काम है उसमें लिख सकते हैं आप, प्री में मेंस में दोनों में, कि 1892 में एडिशनल मेंबर्स की संख्या को कम से कम 10 अधिक से अधिक 16 कर दिया गया। और दूसरी बात, बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला है। यही है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। क्लियर हुआ सभी को? रिप्लाई करिए। यस सर। ठीक है, तो ये जो पूरा पेज है ना, मैंने इसको कवर कर दिया, आपका पूरी कहानी, ये पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूरी कहानी मैंने आपको कवर कर दी। इसमें क्या क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था, कितने लोग आए थे, क्या हुआ था, बहुत सी बातें इसमें नहीं लिखी हुई, मैंने आपको बता दी है।
अच्छा, ये जो वक्त है ना 1900 तक का वक्त है, इसी में सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हो रहे हैं 1897 में, 1889 में जवाहरलाल नेहरू पैदा हो रहे हैं, अंबेडकर पैदा हो रहे हैं 1891 में। ठीक है, तो ये जो वक्त है ना 1900 तक का, इसमें बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं वो पैदा हो रहे हैं। गांधी जी 86 में पैदा हो ही गए हैं। अच्छा, इसी बीच में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई है, वो आप लोग जान लीजिए। एटीन 77 में एक बहुत खास चीज हुई थी, दिल्ली दरबार लगाया गया था। क्या लगाया गया था? आप लोग कमेंट कर रहे हो क्या? ये मेरा पेन टैप क्यों हैंग हो रहा है? 1877 में दिल्ली दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार लगाया गया। अब ये दिल्ली दरबार क्या था? दिल्ली दरबार कई बार लगाया गया और सबसे भव्य दिल्ली दरबार लगेगा 1911 में। ठीक है, जब दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। दिल्ली दरबार क्या था? देखो, दिल्ली में कौन बैठता था? मुगल बादशाह बैठता था। और 1857 में, यानी आज से 20 साल पहले, मुगल बादशाह को उठा के फेंक दिया गया रंगून में और खत्म कर दिया गया। उसके बच्चे नाती को तो मार ही दिया गया था और रंगून में जाके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी मर गया। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के मन में ये ख्वाब आ गया कि जिस तरह मुगल बादशाह अपने जलवे में रहा करता था, उसकी राजधानी दिल्ली थी, तो अब इस देश के राजा तो हम हैं, तो अब हम दिल्ली दरबार लगाया करेंगे। और बहुत बड़ा भव्य दिल्ली दरबार लगाया गया 1877 में। और उस समय जो व्यक्ति था उसका नाम था लिटन। लिटन नाम का वायसराय था उस समय। लिटन नाम का वायसराय यहाँ पे था। और जब ये दिल्ली दरबार लग रहा था, उस समय देश में ना बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था और पिछले 3 साल से देश में बारिश नहीं हुई थी। बहुत लोग मर रहे थे, भूख से मर रहे थे। और उस समय अंग्रेजों ने दिल्ली दरबार लगाया। उस समय अंग्रेजों ने दिल्ली दरबार लगाया। और दिल्ली दरबार में उस समय जो रानी विक्टोरिया थी, उनका जो सबसे बड़ा बेटा था, वो आया हुआ था यहाँ पे। उसका नाम था मेरे ख्याल से, जिसे कहते हैं यहाँ पे कौन आया हुआ था? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स आए हुए थे। आप लोगों को शायद पता होगा, वेल्स नाम का एक पूरा इलाका है हम वहां पे इंग्लैंड में। और इंग्लैंड को जब यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें वेल्स भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है, आयरलैंड भी आता है और इंग्लैंड भी आता है। तो जो ब्रिटेन का जो राजा या रानी रहेगा, उसका जो सबसे बड़ा बेटा रहेगा, उसको उपाधि मिलती है प्रिंस ऑफ वेल्स की। अभी मुझे ये बताओ, ब्रिटेन की रानी जो है, उनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? फटाफट रिप्लाई करो। देखो, ब्रिटेन में अभी जो रानी है, उनका नाम है एलिजाबेथ सेकंड। और ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली ये रानी बन चुकी हैं। ठीक है, इनका जो बेटा है उसका नाम है प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स। तो जो राजा रानी का सबसे बड़ा बेटा होगा, उसको उपाधि मिलती है प्रिंस ऑफ वेल्स की। अच्छा, इसके भी दो बेटे हैं, विलियम और हैरी नाम के। इनको अलग अलग उपाधि मिली हुई है। उसमें अभी मेरे ख्याल से जो हैरी की वाइफ है, मेगन मार्कल, उसने कुछ आरोप लगाया था कि हमारी जो सास है, दादी हैं, वो सब हम पे आरोप लगाती रहती है तामझाम। तो ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स कौन होते हैं? जो भी ब्रिटेन के राजा या रानी उस समय जो रहेंगे, उनका सबसे बड़ा बेटा रहेगा। यानी जो अगला राजकुमार, जो अगला राजा बनेगा, उसे कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स। तो भारत के इतिहास में जो राजा है, यानी जो उस समय ब्रिटेन का राजा या रानी रहा होगा, वो एक ही बार बस भारत आया है। भारत के इतिहास में जब 1911 में उस समय के जो राजा थे, जॉर्ज पंचम, ये उस समय ब्रिटेन के राजा थे और ये स्वयं आए थे। ये स्वयं यहाँ पे इनका अवतार आया था, यहीं पे मतलब प्रकट हुए थे पहली बार 1911 में। तो अंग्रेजों ने हमको 300-350 साल रूल किया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज का राजा या रानी जो उस समय रूल कर रहा है, वो भारत आया था। बाकी टाइम तो अपने नाती पोते बच्चों को भेज देते थे। तो 1877 में दिल्ली दरबार लगा था। उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था, देश में लोग मर रहे थे भूख से। और यहाँ पे इन लोगों ने पैसा खर्च कर दिया दिल्ली दरबार में। और दिल्ली दरबार में उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स आया था। इसका मतलब उस समय जो विक्टोरिया थी रानी, उनका सबसे बड़ा बेटा आया था। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। तो प्रिंस ऑफ वेल्स अभी कौन है? प्रिंस चार्ल्स है। और उसकी मम्मी मरीन, सॉरी गलत नहीं बोलना है, लेकिन अभी रानी जा ही नहीं रही है, 90 साल की हो रही। और उनका जो बेटा है प्रिंस चार्ल्स, वही 70 साल का हो गया और अभी भी राजकुमार है। मतलब जो राजकुमार है वो दादा बन चुके हैं एक्चुअली।
लेकिन वो राजा नहीं बन पा रहे क्योंकि उनकी मम्मी जा ही नहीं रही है। ठीक है, अजीब विडंबना है सबके साथ। तो ये एक बात रह गई थी, मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि 1905 वाला, 1905 तक मैंने आपको मॉडरेट का फेस बताया था। आईएनसी का जो मॉडरेट का फेस है, मैंने क्या बोला, 1885 से 1905। 1905 में ऐसा क्या हो गया, 1905 में ऐसा क्या हो गया कि भैया अब ये मॉडरेट की फेस खत्म हो गया, मॉडरेट लोग का जलवा खत्म हो गया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में हर साल लोग जुड़ रहे थे, हर साल लोग जुड़ रहे थे। ठीक है, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी, इनके मेंबर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी। 1905 में एक ऐतिहासिक काम हुआ इस समय। अच्छा, एक करजन नाम का व्यक्ति आया है, करजन नाम का व्यक्ति आया है। मैंने आपको बताया कि सबसे यंगेस्ट जो गवर्नर जनरल रहा है वो डलहौसी रहा है, और उसके बाद जो सबसे कम उम्र का रहा है वो करजन रहा, और इसका जो टेन्योर है वो 1899 से लेकर 1905 तक का रहा है। इसने अपने समय में बहुत सारे सुधार कराए, पुलिस सुधार कराए हैं, इरिगेशन में सुधार करवाया था, यूनिवर्सिटी एक एक्ट लाया था। असल में इसके जो भी सुधार थे ना, ये अंग्रेजों के हित में थे, भारतीयों के लिए अहित था, लेकिन अंग्रेजों के हित में थे ये सारे सुधार इसके। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा गया, 1905 है ना। तो करजन ने 1905 में क्या किया, करजन ने 1905 में बंगाल को तोड़ दिया। क्या कर दिया, बंग भंग कर दिया, बंग भंग यानी बंगाल पार्टीशन कर दिया। क्यों बंगाल पार्टीशन कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 क्रांति में देखा था कि हिंदू मुसलमान एक होकर लड़े, और उसके बाद से इनकी जो भी नीतियां चली हैं वो नीतियां ऐसी थी कि इनको पहले देखो, इनकी पॉलिसी चली थी डिवाइड एंड रूल। 2 मिनट इसमें भी लेना चाहूंगा मैं आप लोगों का, डिवाइड एंड रूल क्या था ये जान लो। पहले स्टेप में इन्होंने डिवाइड किया हिंदू मुसलमान को, कि भाई हिंदू अलग मुसलमान अलग। दूसरा स्टेप ये हुआ, हिंदुओं में इन्होंने डिवाइड किया, हिंदुओं में इन्होंने डिवाइड किया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मुसलमानों में इन्होंने डिवाइड किया अपर मुस्लिम, लोअर मुस्लिम। फिर इनमें भी इन्होंने डिवाइड कर दिया बहुत सारे ब्राह्मण, कि आप उच्च कोटि के ब्राह्मण है कि निम्न कोटि के ब्राह्मण है, क्षत्रियों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ना, ये धीमे धीमे एक एक स्टेप नीचे उतर रही थी। पहले ये हिंदू मुसलमान के बीच में खाई बना रहे थे, और इनकी ऐसी पॉलिसीज भी थी, ऐसी थी। शुरुआत में इन लोगों ने क्या किया, क्रांति के बाद इन लोगों ने जो हिंदू ब्राह्मण थे इन लोगों को ऑफर करना शुरू कर दिया सरकारी जॉब। धीमे धीमे जो हिंदू ब्राह्मण थे वो सरकारी जॉब में बैठ गए आके। तो अब मुस्लिमों को इन लोगों ने शक्ति निकाल दिखना शुरू कर दिया कि मुस्लिम जो लोग हैं ये काफी कट्टर होते हैं, इन्होंने क्रांति में हमारे खिलाफ काम किया था। फिर इसी मुस्लिमों में एक मसीहा आए थे, इनका नाम था सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ये जो व्यक्ति था ये मुसलमानों के हित की बात करता था, बोलता था यार तुम मुस्लिम भी तो पढ़ो यार, पढ़ाई लिखाई करो, नहीं तो सारे हिंदू ही जॉब लेके चले जाएंगे, अंग्रेज हिंदुओं पे ज्यादा मेहरबान है। फिर इन्होंने एक कॉलेज खोला था, इसको हम कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ में है। ठीक है, तो ये भी अंग्रेजों के अधीन काम किए थे। असल में इनके बाप दादा जो थे ये मुगल बादशाह में बहुत ऊंचे पद में थे, तो बाद में ये अंग्रेजों की जो सर्विस है उसमें ज्वाइन किए थे, काफी ऊंचे पद में गए थे, रिटायर हो गए थे। उसके बाद इन्होंने मुस्लिमों के उत्थान के लिए बहुत काम किया कि भैया मुस्लिम तुम भी पढ़ाई लिखाई करो, क्या लड़ाई झगड़ा में लगे रहते हो, अंग्रेजों के हितकारी बनो, अंग्रेजों के विश्वास पात्र बनो। तो फिर धीमे धीमे ये फिर अल्टीमेटली अपने आखिरी दिनों में इन्होंने ये बात कह दी कि हिंदू मुसलमान दो कौम है, यानी इन्होंने दो कौम की थ्योरी दे दी थी कि हिंदू मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते और मुस्लिम को एक नया देश चाहिए ही। तो बाद में अल्टीमेटली ये जो अपने सर सैयद अहमद खान थे, ये जिसे कहते हैं हिंदू मुसलमान 2 नेशन थ्योरी के भी जनक माने जाते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में बात कर लूंगा जब इनका जिक्र आएगा अभी मुस्लिम लीग का। तो मोटे तौर पे इन्होंने डिवाइड एंड रूल शुरू कर दिया, और इस डिवाइड एंड रूल में इन्होंने सबसे बड़ा घाव कब लगाया, जब सेंसस शुरू हुआ, जब जनगणना शुरू हुई। तो पहली जनगणना शुरू होती है 1872 में ट्रायल बेसिस पे, ट्रायल बेसिस में शुरू होती है, लेकिन एक्चुअल बेसिस पे शुरू होती है 1881 से, और हर साल 10 साल में जनगणना हो रही है। और ये जनगणना हो रही थी उस समय जनगणना में क्या पूछा जा रहा था, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप रहते कहाँ हैं, और चौथा जो क्लॉज था वो आपकी जाति। और आपकी जाति वो लोगों से नहीं पूछ रहे थे आपकी जाति क्या है, अपने हिसाब से तय कर रहे थे, अच्छा ये इसकी जाति कुम्हार है, इसकी जाति माली है, इसकी जाति ब्राह्मण है, ऐसे तय कर रहे थे। और जाति में भी सब जाति सब कास्ट तय कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने इस तरह डिवीजन करना शुरू कर दिया, पहले हिंदू मुसलमान को तोड़ा, उसके बाद हिंदुओं में
वर्ण व्यवस्था को तोड़ा, उसके बाद इन्होंने वर्ण व्यवस्था में भी कास्ट सब कास्ट करके तोड़ दी। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम का जो रिजिड पैमाना है वो अंग्रेजों ने घुसेड़ा हमारे अंदर, क्योंकि डिवाइड एंड रूल उनको करना था। तो इसका जो सबसे एक्सट्रीम काम था, ये जो डिवाइड एंड रूल का सबसे एक्सट्रीम काम क्या था, बंगाल को तोड़ देना। पहले बंगाल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा बंगाल था। इधर जो वाला जो ईस्टर्न बंगाल था, वहां पे मोस्टली मुर्शिदाबाद का एरिया आता था, यहाँ पे बड़े बड़े शहर थे, और ये वो एरिया था जहाँ पे उस समय जब बंगाल डायनेस्टी थी, तो उस समय यहाँ पे काफी ज्यादा मुस्लिम रहा करते थे। तो इन्होंने क्या किया, धर्म के नाम पे दो हिस्से कर दिए, बोला ये जो इलाका है यहाँ पे मुस्लिम रहेगी मेजोरिटी, यहाँ पे हिंदू रहेगी, और ये तय कर दिया कि यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी लोग रहेंगे। और क्या बोला करजन ने कि हमें इतने बड़े बंगाल को संभालने में दिक्कत होती है, तो हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सुलभता के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए बंगाल को तोड़ दें। लेकिन इसने जब ये लिखा, पत्र लिखा, तो उसमें साफ साफ था कि जो ईस्टर्न बंगाल है वो मुस्लिम के लिए रहेगा, जो वेस्टर्न बंगाल है या वेस्ट बंगाल है वो हिंदू के लिए रहेगा। और इस कर्जन को या इस वॉइस राय को ये ताकत कहाँ से मिलती है, 1861 के एक्ट से मिलती है। मैंने बताया था ना उस एक्ट में कि वॉइस राय कोई भी जो प्रोविंस है उसको तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, जोड़ सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है। तो कर्जन के पास पावर थी, उसने तोड़ दिया। और जब इसने बंगाल तोड़ दिया तो बहुत ज्यादा यहाँ पे राइट्स हुए, बहुत सारे दंगे हुए, और ये समझ में आ गया कि भैया मुस्लिम अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, मुस्लिम लोगों का अलग इलाका, हिंदू का अलग इलाका है। तो जो जैसे कहते हैं ना, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसका एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम इसने कर दिया कर्जन ने। और जब ये ऐसा कर दिया तो फिर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनके ऊपर सवाल उठ गए कि यार तुम लोग करते क्या हो यार, तुम कहने के लिए देश की सबसे बड़ी पार्टी हो और तुम कहते हो कि अंग्रेज हमसे बिना कुछ कोई काम नहीं करते, और ये कर्जन को देखो, तुम्हारी नाक के नीचे पूरा बंगाल तोड़ दिया इसने और तुम कुछ कर नहीं पाए। और जब ऐसा हो गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कुछ जवाब नहीं दे पाई, दुनिया देश भर से लोग इनको घेर लिए कि भैया तुम कर क्या रहे हो, पूरा पूरा प्रोविंस तोड़ दिया, और उसने धर्म के नाम पे तोड़ दिया। तो ये जो 1905 है, इसलिए कहते हैं मॉडरेट युग का अंत हो गया, मॉडरेट अंत हो गया। और इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो यंग ब्लड थे, जो नए नए लोग थे, उन लोगों ने बोला यार ये जो आप पी कर रहे थे ना, ये प्रेयर प्रोटेस्ट पिटीशन, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, ये अंग्रेज को इनकी भाषा में समझाओ, मतलब आंदोलन करो, तोड़ फोड़ करो, स्ट्राइक करो। अंग्रेज हमारे दम पे देश में रूल कर रहे हैं ना, हम ही यहाँ पे इनके यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम ही इनके यहाँ काम कर रहे हैं, हम ही इनके यहाँ जॉब कर रहे हैं, हमारे लोग ही इनके यहाँ सेना के में है। तो अगर हम ही काम करना बंद कर देंगे, हम ही इनको घुटने में ला देंगे, तो अंग्रेज क्या कर लेंगे, ये तो मुट्ठी भर है। तब से एक विचारधारा चलाई, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा, उग्रवादी, मतलब ये तुरंत एक्शन चाहते हैं। तो 1905 से 1917 का जो वक्त रहेगा, 1917 का, इसे कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट युग या उग्रवादी फेस, या उग्रवादी फेस इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें नए नए लीडर्स आएंगे, और जिसमें सबसे जो फेमस लीडर हैं, इन्हें कहते हैं बीपीएल। बीपीएल मतलब बी फॉर बिपिन चंद्र पाल। नहीं यार, बीपीएल क्यों आ रहा है मेरे मुंह से, लाल बाल पाल है ये तो। वैसे इसमें लीडर बहुत सारे हुए, लेकिन इसमें लाल बाल पाल का नाम आता है। जिन लोगों ने लीड कर रहे थे, और इनकी विचारधारा कैसी थी भाई, अंग्रेजों को जो बात समझ में आती वैसे कहेंगे। जो लाल थे यानी लाला लाजपत राय, ये पंजाब वाले एरिया में लीड कर रहे थे। जो बाल थे, इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, और ये महाराष्ट्र वाले एरिया में से लीड कर रहे थे। जो पाल थे, इनका नाम था बिपिन चंद्र पाल, ये बंगाल वाले एरिया से लीड कर रहे थे। यानी अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, और ये कांग्रेस तो पूरे देश में थी, तो अलग अलग जो कांग्रेस की विंग है वहां से लोग थे, अलग अलग स्टेट से लोग थे। लेकिन इन लोगों का ये था, इनकी विचारधारा काफी एक्सट्रीम थी। और जब ये बंगाल विभाजन हुआ ना, तब इन लोगों ने बोला कि भैया अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। तो तब एक मूवमेंट शुरू हुआ, उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। क्या मूवमेंट शुरू होता है, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट मतलब हमें हमारा राज चाहिए, हमें हमारा रूल चाहिए, अंग्रेज रूल नहीं करेंगे, अंग्रेज हमको पावर ट्रांसफर करें, हमें अपना रूल चाहिए। तो स्वदेशी मूवमेंट क्यों शुरू होता है, आफ्टर बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन क्यों हुआ, किसने किया, बंगाल विभाजन के मेन कारण क्या थे, और बंगाल विभाजन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस युग का अंत हुआ, ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, रिप्लाई कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा, इसी बीच में जो कर्जन था उसने 1902 में एक पुलिस एक्ट लाया था। और पुलिस एक्ट मैंने बताया है कि 1860 में पुलिस कमीशन बना था, 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट आया था, और इस एक्ट में ये था कि भारतीयों को बना के तोड़ो, यानी ये पुलिस किसके लिए वफादार रहे, अंग्रेजों के वफादार रहे, और जो इंडियंस हैं जो हमारे खिलाफ काम करते हैं उनको मारना है। 1902 में जो कर्जन ने पुलिस एक्ट लाया था उसमें पुलिस की ताकत और बढ़ा दी गई थी। और कैसी ताकत कि कोई हमारे खिलाफ बात करे तो उसको आप सप्रेस करिए, उसको मारिए, उसको जेल में डालिए। अच्छा, 1903 में जब ये सब देश में चल ही रहा था ना, जब बर्बरता चल रही थी, कई सारे आंदोलन हो रहे थे, कृषक आंदोलन बहुत सारे हो रहे थे, इस बीच में एक अनुशीलन सोसाइटी बनी थी, अनुशीलन सोसाइटी समिति। और इसका काम ये था कि ये जो लोग थे अनुशीलन वाले, ये बंगाल में मोस्टली बेस्ड थे, और वरिंद्रनाथ घोष इसके मेन लीडर थे। इनका मेन काम ये था, इनको सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, चाइना सपोर्ट कर रहा था, और यहाँ से ये लोग बम बनाने की ट्रेनिंग लेके आए थे, इस तरह बम बनाते हैं, और फिर ये अपने लोगों को ट्रेन कर रहे थे, और ये अंग्रेजों पे जगह जगह हमले कर रहे थे। तो नाम तो इसका अनुशीलन समिति, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट यानी क्रांतिकारी काम कर रहे थे। तो हमारे देश के जो सबसे पहले क्रांतिकारी संगठन है जो भारत के अंदर था, उसमें सबसे पहला नाम आता है अनुशीलन समिति का। तो इसकी शाखा बंगाल में बेस्ड थी, और ये मोस्टली इनको विदेशों से ट्रेनिंग मिल रही थी, विदेश जाते थे इनको लोग, ट्रेनिंग करके आते थे यूएसएसआर से, वहां से बम बनाना सीख के आते थे, फिर अंग्रेजों पर हमला करते थे। तो अनुशीलन समिति का नाम याद रखिएगा। और ये सब कर्जन के टाइम ही हो रहा था। इसी बीच में 1904 में कर्जन जब था तो इसने यूनिवर्सिटी एक्ट लाया था, यूनिवर्सिटी एक्ट। और इस यूनिवर्सिटी एक्ट में ये था कि भाई जो भी ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे खिलाफ काम कर रहा है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, उसकी पढ़ाई बंद करा दो, उसकी नौकरी खत्म कर दो, उसको जेल में डाल दो। और इसकी यूनिवर्सिटी में एक तरह से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली जो बात आती है कि पुलिस से वेरिफिकेशन करा के, और ये सब बात इसमें जोड़ दी थी कि जो भी बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा वो पुलिस से वेरीफाई करवा के आए अपने आप को, कि पता तो चले कि इसने कभी कोई ऐसा कांड तो नहीं किया जिसकी वजह से इसका पुलिस में नाम है। तो कुल मिलाकर जो यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, इसने यूनिवर्सिटी को आम भारतीयों से और दूर कर दिया, आम भारतीयों की पहुंच से और दूर कर दिया। असल में जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो 1857 में ही हमारे देश में, 57 तो नहीं कहेंगे, हाँ 57 58 ही कह सकते हैं, हमारे देश में पहली यूनिवर्सिटीज बन गई थी। और वो कहाँ बनी थी? मद्रास में, बॉम्बे में और बंगाल में। और उस समय कौन व्यक्ति था यहाँ पे? उस समय यहाँ पे व्यक्ति था कौन? उस समय यहाँ पे कौन व्यक्ति था? कैनिंग। तो हमारे देश में जो यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी? मद्रास में, बंगाल में और बॉम्बे में। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनती आई, जैसे मैंने बोला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में बनती। तो यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी बनती आ रही है हमारे यहाँ, लेकिन इन यूनिवर्सिटी पे लगाम लगा दिया था 1904 के यूनिवर्सिटी एक्ट ने, और ये कर्जन ने किया था। और मोटे तौर पे कर्जन को बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। कर्जन ने बाकायदा गुप्तचर विभाग बना के रखा हुआ था। इसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि देश का जो युवा है वो आजकल ऐसी एक्टिविटीज में लगा हुआ है कि वो हमको ही टॉपल करेंगे, हमको ही हटाना चाह रहे हैं, बम बनाना सीख रहे हैं, गोली चलाना सीख रहे हैं, घर घर में बंदूकें बन रही, कट्टा बन रहा है। तो कर्जन ने बोला आओ बेटा, ये जितने लोग पढ़ाई करने आ रहे हैं इनको पढ़ाई नहीं करने देंगे, इनको भगा देंगे यूनिवर्सिटी से। और कोई अगर यूनिवर्सिटी में ऐसा बच्चा मिल भी जाएगा, जैसे भगत सिंह है, सुखदेव या राजगुरु, ये सब यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस है, ये सब लोग पढ़े हैं, पढ़े लिखे क्रांतिकारी बने थे। तो इसने उसी समय लगाम लगा दी थी कि भैया अब यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में काम करना है, यूनिवर्सिटी में रहना है, हॉस्टल में रहना है, तो आपको हमारा वफादार बनना पड़ेगा, हमारे खिलाफ काम नहीं करना पड़ेगा। तो कर्जन जो है इसने धूमधाम मचा दी थी। और इसने जो अफगानिस्तान वाला एरिया था वहां भी इसने अपनी बॉर्डर अच्छी सिक्योर करा दी थी। और इसी के समय ड्यूरेंट रेखा भी बनी थी। ठीक है, ड्यूरेंट रेखा वाला काम जो हुआ था, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली रेखा है, तो कर्जन ने अंग्रेजों के हित में बड़ा काम किया, लेकिन भारतीयों के लिए अहित कर गया। और सबसे बड़ा जो अहित कर गया, ये बंगाल विभाजन कर गया। और इसी बीच में 1903 में एक बार फिर दिल्ली दरबार लगा था। तो दिल्ली दरबार पहली बार कब लगा? 1877 में। दूसरी बार कब लगा? 1903 में। तीसरी बार कब लगेगा? 1911 में। 1911 में तीसरी बार लगेगा, थर्ड टाइम। दिल्ली दरबार का समय याद रखिएगा, 1877, फिर 1903 में, और फिर 1911 में। ठीक है, दिल्ली दरबार दिल्ली में ही लग रहा है। खूब एक तरह से बड़ी सी पार्टी हो रही है, गेट टुगेदर। अंग्रेज अपने आप को दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे पास कितना पैसा, हम कितनी शान शौकत से यहाँ पे रहते हैं। और दिल्ली में को सजाया जाता था, दिल्ली में सब लोगों को बुलाया जाता था कि आओ देखो, और बाकी देश भूखा मर रहा है, गरीबी से मर रहा है, किसान के पास पैसा नहीं है, आप लोगों को जेल में डाल रहे हो, सड़ा रहे हो, लेकिन दिल्ली दरबार लग रहा है। और इसी बीच में जो 16 अक्टूबर का दिन है, 16 अक्टूबर ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को वो दिन था जिस दिन बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905।
ठीक है। और जब बंगाल का पार्टीशन होगा ना, तो मैंने बताया कि बंगाल का पार्टीशन जो होगा, तो इसने हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग एरिया डिसाइड कर दिया, तो हिंदू तो भड़क गए, कांग्रेस तो भड़क गई, ऐसे कैसे आप तोड़ सकते हो यार। लेकिन मुस्लिम खुश हो गए, मुस्लिम इसलिए खुश हो गए, यार चलो यार हमारी कुछ बात तो मानी गई, हम लोग वैसे यहाँ अल्पसंख्यक में हैं और कम से कम हमारे पास कोई हमारा एक इलाका तो रहेगा, एक प्रोविंस तो रहेगा। और दूसरी बात, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही थी, तो मुसलमानों के मन में शंका पैदा हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या मुसलमान के हित की बात नहीं सोचती, क्या क्या गलत हो गया अगर हमारे लिए ईस्ट बंगाल बन गया तो धीमे धीमे ये भावना बन गई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुसलमानों का हित नहीं चाहती। तो फिर यही भावना, एक तो पहले आप अपने अंदर शक पैदा करो, अपने अंदर संशय पैदा करो, और फिर उस शक को कोई बड़ा बना देता है। तो पहले इनके अंदर ये भावना आ गई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं, हिंदुओं की पार्टी। करजन तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, वाह हिंदू मुसलमान देखो आपस में लड़ना शुरू हो गए। और फिर इसी भावना को बल मिलेगा कुछ लोगों का, और फिर वो एक साल बाद 1906 में एक नई मुस्लिम पार्टी बनाएंगे। कोई पता है कि 1906 में मुस्लिमों के लिए कौन सी पार्टी बनी थी क्या? मुस्लिम लीग। वेरी गुड अंकुर और जिसने बोला, बहुत बढ़िया। तो अब समझ में आ रहा है मुस्लिम लीग क्यों बन रही है। तो बस ये कहानी में रिलेट करता चलूंगा आपको, आप लोग कहानी बस समझते चलो, स्टैटिक आप लोगों ने पढ़ा है, अब एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो गया कि कौन सी क्या चीज सही है। अनुशीलन समिति, दिल्ली दरबार, यूनिवर्सिटी एक्ट, पुलिस एक्ट, कैनिंग को क्या पावर मिला था, करजन के पास क्या पावर था, 16 अक्टूबर 1905 डेट याद रखना। अब मुस्लिम जो है हिंदुओं को संकट नजर से देख रहा है कि भैया, और इस बीच में बहुत सारे दंगे भी हो गए थे बंगाल वाले एरिया में हिंदू मुसलमान में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के में ठप्पा लग गया कि भाई ये तो हिंदुओं की पार्टी है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो बड़े बड़े लीडर्स भी थे ना, वो हिंदू ही थे, मुस्लिम था ही नहीं। तो मुस्लिमों के मन से ये बात चली आ रही थी। और जो सरजी थे हमारे सर सैयद अहमद खान, वो तो 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाते समय कह गए थे कि भैया मुसलमानों को अपने अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, अब तक हिंदुओं के पीछे चलोगे और हिंदू मुसलमान एक साथ रह नहीं सकते, मुस्लिमों को अपना हक दिखना पड़ेगा, मुस्लिमों को अपने लिए काम करना पड़ेगा, मुस्लिमों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। शुरुआत में बहुत अच्छी सोच में चल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना आखिरी आखिरी में आके थोड़ा ये सटिया गया, कुछ हो गया, और इन्होंने फिर बात करनी शुरू कर दी, नहीं हिंदू मुसलमान दो अलग कौम है और एक जमीन में ये दो कौम रह नहीं सकती, ये दो धर्म एक साथ नहीं रह सकते। तो गंगा जमनी जमनी जो तहजीब चली आ रही थी पिछले 1000 साल से, वो करजन ने उसमें आग मार दी। और फिर सर सैयद अहमद खान की जो विचारधारा थे, जो उन्होंने किताबें लिख के चले गए थे, वो तो निकल लिए, मेरे ख्याल से वो 1880-80 में चले गए थे, लेकिन उनकी बातें लोगों के दिमाग में बैठ गई थी इतनी अच्छी तरह से कि 1906 में मुस्लिम लीग बन जाता है। तो 1905 तक हम लोग आ गए हैं, मोटी मोटी बातें मैंने बता दी है, और उसके बाद की कहानी अपन कल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले।